हेलो। अब हम आ गए गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 14 पे, जिसका नाम है संसाधन का परिचय। पहले हम देखते हैं कि लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य हमारे जीवन का कोई भी उद्देश्य है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हो सकता है, जैसे कि मुझे बड़े होकर घर खरीदना है, मुझे बड़े होकर टीचर बनना है इत्यादि। हमारे जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य भी होते हैं, जैसे कि मुझे आज ये 5 काम खत्म करने या आज मुझे बाजार से सामान लाना है। हर छोटा लक्ष्य किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा होता है। जैसे कि हम सेविंग्स अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहते हैं, ताकि किसी दिन जब हमारे पास एक बड़ी रकम जमा हो जाए तो हम उससे कुछ खरीद सकें। वैसे ही हम हमारे जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं ताकि हम हमारे बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संसाधन की जरूरत पड़ती है। संसाधन एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका माध्यम या तरीका है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आजकल मेरी जिंदगी में लक्ष्य है कि मैं अपने घर में टमाटर और शिमला मिर्च उगाना चाहती हूँ। ये मेरा लक्ष्य हुआ। इसको प्राप्त करने के लिए मुझे कई संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मुझे एक बड़ा गमला लगेगा, मुझे मिट्टी लगेगी, पानी, बीज, धूप, मुझे करने के लिए बहुत सारा समय और ऊर्जा भी लगेगा। संसाधन हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन यानी ऐसे लोग जो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सहायक होते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं? जैसे कि एक परीक्षा पास करने के लिए हमारे शिक्षक एक मानव संसाधन है। वही दूसरी तरफ होते हैं गैर मानव संसाधन, यानी ऐसी चीजें जो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग सकती है। ऐसी कौन सी चीजें? जैसे कि पैसे, जमीन, किताबें, कपड़े, ये सारी चीजें एक गैर मानव संसाधन का उदाहरण है। चलिए हम अभी 2 और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये एक हॉस्पिटल है। अगर मुझे ये हॉस्पिटल चलाना है तो मुझे मानव संसाधन के अंदर डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, ऐसे कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। पर मुझे गैर मानव संसाधन के अंदर कुर्सी, बिस्तर, इंजेक्शन, दवाइयाँ, बहुत सारे उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा उदाहरण है ये खेत। एक खेत में फसल उगाने के लिए एक किसान बहुत जरूरी है, तो किसान एक मानव संसाधन है। वही मुझे कई चीजें भी लगेंगी, जैसे बीज, पानी, मिट्टी, जमीन, खाद, हल, ये सारी चीजें गैर मानव संसाधन है। हमारे पास जितने भी संसाधन होते हैं वो एक सीमित मात्रा में होते हैं, तो हमें इनका उपयोग करना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये कि हमें उन्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे कि पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और वो हमारे पास सीमित मात्रा में है, इसलिए हम हर जगह सुनते रहते हैं कि हमें पानी को बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल एक सीमित संसाधन है और हमें उसे बचा कर इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा, हमें वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। वैकल्पिक माध्यम यानी कि उसकी जगह अगर हम कोई दूसरा माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम बिजली के बजाय सोलर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम पानी गर्म करना, खाना बनाना, स्ट्रीट लाइट जलाना, इन सब के लिए सोलर ऊर्जा का, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने बिजली के बजाय एक वैकल्पिक माध्यम का इस्तेमाल किया। चौथा है कि हमें संसाधनों को ऐसे प्रयोग करना चाहिए कि हम उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। इसका एक आसान एग्जाम्पल है, जैसे कि हम हमारा खाना फ्रिज में रखते ताकि वो लंबे समय तक चल पाए, या हम हमारी किताबें कवर करके रखते ताकि वो जल्दी फट ना जाए। 5वां है कि जब हम किसी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल करते वक्त हम दूसरों को कमी नहीं पहुंचा रहे। इसका एक उदाहरण है, जैसे कि जब कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन हुआ तो सबको चिंता होने लगी कि हमारे घर में सामान कम पड़ जाएगा, और उन्होंने दुकानों से जाके बहुत सारा सामान खरीद लिया। ऐसे में यदि उस दुकान में कहीं और से सामान नहीं आ रहा है तो उस मोहल्ले के बाकी लोगों को अपना अनाज खरीदने में मुश्किल हुई। इसलिए हमें कभी भी अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते वक्त सोचना चाहिए कि हम किसी और को इस संसाधन का इस्तेमाल करने से रोक तो नहीं रहे या उनके लिए कमी तो नहीं करते। साधन एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, हमें उनका प्रबंधन करना पड़ता है, यानी कि हमें उनका मैनेजमेंट करना पड़ता है। प्रबंधन एक किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की नियोजन और उनकी संगठन की प्रक्रिया है। प्रबंधन के 4 चरण होते हैं और इन 4 चरणों को हम इस उदाहरण की मदद से समझेंगे। अब हम मान लेते
कि इस लड़की ने देखा है कि उनके मोहल्ले में लड़का और लड़की के बीच में बहुत भेदभाव होता है और वो निश्चय लेती है कि उसके बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है। उसका लक्ष्य है कि वो इसके लिए एक नुक्कड़ नाटक करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने इस 4 डब्बों में दिए गए सारे कार्य किए, किंतु ये डब्बे सही ऑर्डर में नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि अभी आप ये वीडियो पॉज करें, इन सारे डिब्बों को पढ़ें और सोचें कि इनकी सही ऑर्डर क्या होगी और इसे अपने नोटबुक में लिख लें। पहले आता है ये नीला बक्सा। इस चरण का नाम योजना यानी प्लानिंग है। इस चरण में हम उन सारे कार्यों की सूची बनाते हैं जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करने पड़ेंगे और हम ये भी देखते हैं कि हमें कौन से संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। मेघना ने अपने सारे कार्यों की सूची बनाई और उसने देखा कि उसे एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, उसे स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, उसे प्रैक्टिस करने के लिए जगह और समय का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसे नाटक के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करना पड़ेगा और उसे ऐसे 10 लोग ढूंढने पड़ेंगे जो उसके इस नुक्कड़ नाटक में भाग ले सके। ये नहीं है कि हमें अगले चरण पर ये सारे संसाधन मिले जिनकी हमने सूची बनाई है। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि यदि हमें ये संसाधन ना मिला या इनमें से कोई एक कार्य ना हो पाया तो हम क्या करेंगे। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा दूसरा प्लान बी क्या है तो हमारी योजना लचीली कहलाती है। अगला चरण है ये नारंगी बक्सा। इस चरण का नाम संगठन है। इसमें हम ये तय करते हैं कि कब कौन सा काम कौन करेगा। जब मेघना ने अपने दोस्तों को अपने इस ख्याल के बारे में बताया तो 10 की बजाय केवल 6 लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, तो उसे थोड़े बदलाव लाने पड़े। फिर उन सब ने मिलकर सारे काम आपस में बांट लिए। तो कुछ लोगों ने कपड़ों की जिम्मेदारी ली, कुछ लोगों ने प्रैक्टिस के लिए जगह ढूंढी और उन सब ने मिलकर तैयारी करना शुरू कर दी। अगला चरण है ये हरा बक्सा, तीसरा चरण जिसको हम कार्यान्वयन कहते हैं। इसमें सारे कार्यों को जो हमने तय किए थे किया जाता है। तो मेघना और उसके दोस्तों ने अगले 2 हफ्ते तक बहुत प्रैक्टिस किया और अपने मोहल्ले में एक अद्भुत नुक्कड़ नाटक पेश किया। आखिरी चरण है ये लाल बक्सा। इस चरण को हम मूल्यांकन कहते हैं। इसमें कार्यान्वयन के बाद हम देखते हैं कि कौन सी चीजें अच्छी से हुई और कौन सी चीजें हम अगली बार और अच्छे से कर सकते थे। जब मेघना ने अपने नुक्कड़ नाटक का मूल्यांकन किया तो उसे लगा कि नाटक शुरू होने के पहले भीड़ जमा करने के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल किए जा सकते थे और यदि उसके नाटक में और गाने होते तो उससे भीड़ पर उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ता। तो उसने निर्णय लिया कि वो अगली बार इन बातों का ध्यान रखेगी। देख सकते हैं प्रबंधन एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि ये एक चक्कर में चलती रहती है। मूल्यांकन के बाद हम वापस अपने नियोजन पर आते हैं और हम हमारे अगले लक्ष्य के लिए नियोजन करना शुरू करते हैं। जैसे कि अब मैंने ये वीडियो बनाया, जब ये वीडियो हो जाएगा तो मैं ये वापस देखूंगी और सोचूंगी कि मैं अगले वीडियो को और बेहतरीन कैसे बना सकती हूँ। इसी प्रकार हम हमारे हर लक्ष्य के मूल्यांकन के बाद हम हमारे अगले लक्ष्य का नियोजन करते हैं और प्रबंधन की प्रक्रिया इसी गोल प्रकार में चलती रहती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर सीखने में मजा आया। मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलूंगी।